दोस्तों यह मानवा अब तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट मानवा होने वाला है, क्योंकि इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर अपने अंकल से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए वह 30 साल तक उसके सारे बुरे काम करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका अंकल उसे अपनी फैमिली नहीं मानता है। पर अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को मार दिया जाता है। उसे कौन मारता है उसके बारे में भी हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता होता, और वह अपना बदला लेने के लिए दोबारा से जन्म लेता है। इस नए मानवा की शुरुआत में कोई रिपोर्टर बता रहा होता है कि DTVI फाइनेंस के CEO नाइसो पिछले 1 साल से भागे हुए हैं, और जिन भी लोगों ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था वह सारा का सारा पैसा लेकर भाग चुके हैं, और इसकी वजह से पूरी कोरिया के अंदर तहलका मचा हुआ है। पुलिस अभी जांच कर रही है और उसकी इन्वेस्टिंग जारी है। वह जल्दी ही नाइलसी को पकड़ लेंगे, लेकिन इस खबर की वजह से पूरी कोरिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो पैसे लगाए थे वह सारे के सारे गंवा चुके हैं, और इसकी वजह से सारे कोरिया के लोग सरकार से परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि कोरियन सरकार जल्द से जल्द नाइलसी को पकड़े और कोरिया के अंदर वापस लाए, ताकि सारा का सारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वह उन्हें दे सके। अगर कोरियन सरकार ऐसा नहीं करती है तो उन्हें सरकारी खजाने से यह पैसा जनता को देना होगा, और इसकी वजह से सरकार बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वह नाइलसी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और पुलिस अंतर्राष्ट्रीय तरीके से दूसरे देशों में नाइलसी को खोजने की कोशिश कर रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द नाइलसी पकड़ा जाएगा। फिर इसके बाद हमें एक योट के अंदर कोई आदमी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा होता है, और वह कहने लग जाता है कि ये कोरिया के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा चल रहा है, ये कोरियन लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। और हम देखते हैं कि यह वही बंदा होता है नाइलसू, जिसने कोरिया का सारा पैसा लूटा हुआ होता है, और यह अपने देश से भागकर मजे कर रहा होता है, और शराब पीते हुए कहने लग जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो भी चालाक है वही जिंदा रहता है, और मैं कोरिया के अंदर चालाक था इसलिए मैं पैसा लूट पाया, यह मेरी मेहनत का पैसा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, और नाइलसू अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि नाइलसू जल्दी से खड़े हो जाओ। और यह सुनने के बाद नाइलसू की आंखें खुल जाती है, और जैसे ही वह सामने की तरफ देखता है वह काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सामने की तरफ एक इंसान बैठा हुआ होता है जो कि काले कपड़ों में होता है, और वह कहता है कि कोरियन लोगों का सारा पैसा लूटकर तुमने इतनी शानदार महंगी योट को खरीदा है, सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। क्या तुम दुनिया की सैर करने के लिए जा रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा। और यह सुनने के बाद चेयरमैन नाइलसू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? और यह सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि तुमने मेरी आवाज़ से मुझे पहचाना भी नहीं, सच में चेयरमैन तूने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश कर दिया है। और यह सुनने के बाद नाइलसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और कहने लग जाता है कि किम म्यूक, डायरेक्टर किम म्यूक, यह तो तुम हो? और यह सुनने के बाद किम म्यूक कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, और हमें पता चलता है कि यह और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कहता है कि चेयरमैन नाइलसू, तुमने कोरिया की सरकार और उनके लोगों से बहुत सारा पैसा लूटा है, और मुझे उनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तेसान कंपनी से जितना भी तुमने लोन लिया है मैं उसे यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। और ये सुनने के बाद चेयरमैन नाइलसू की तो हवाई निकल जाती है, और वह कहता है कि डायरेक्टर किम म्यूक, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? और वह चिल्लाने लग जाता है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी, जल्दी यहाँ पर आओ, मेरी जान खतरे में है। और जैसे ही वह बाहर की तरफ देखता है हम देखते हैं कि किम म्यूक ने सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया होता है, और वह चेयरमैन से कहता है कि चेयरमैन नाइलसू ज़रा शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें कोरिया वापस ले जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ जो भी तुमने हमारी कंपनी से लिया है, तो इसलिए शांत हो जाओ। और ज़रा यहाँ पर देखो, तुमने हमारी कंपनी से 320 बिलियन वॉन लिया है, और तुमने वादा किया था कि तुम इसे 1 साल के अंदर चुका दोगे, जिसका अभी तक का ब्याज है 340 बिलियन, लेकिन तुमने वह पैसा चुकाया नहीं और देश छोड़ने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें 470 बिलियन वॉन हमें देने होंगे। और यह सुनने के बाद तो चेयरमैन की हवा निकल जाती है, और कहते हैं कि क्या 470 मिलियन वॉन, ये कैसे हो सकता है? और यह सुनने के बाद डायरेक्टर किम म्यो कहता है कि अगर अमेरिकन डॉलर से मिलाएं तो यह लगभग 370 मिलियन डॉलर है, तुम्हें यह सारा का सारा पैसा हमें जल्द से जल्द देना होगा, मेरे पास अभी भी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और चेयरमैन डरते हुए कहने लग जाता है कि किम म्यूक, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो भी मेरे पास पैसा था मैंने उनसे ये शानदार योट खरीद लिया है, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और ये सुनने के बाद किम म्यूक कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह तूने कोरियन सरकार और उनके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है
उस तरह तुम तेहसान कंपनी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो भी तुमने लोन लिया है उसे चुकाना होगा, अगर नहीं चुकाया तो इसका अंजाम भी बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और ये सुनने के बाद चेयरमैन डर जाता है और कहता है कि सच कह रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मेरी बातों का विश्वास करो, मेरे पास ये यॉट है, अगर चाहो तो तुम इस यॉट को ले जा सकते हो। और ये सुनने के बाद किम ह्योक थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि यह चेयरमैन इस तरह से नहीं मानेगा। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम ह्योक बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है और अपने बंदे से कहता है कि हे, ज़रा उसे बाहर तो निकालो। और हम देखते हैं कि वह बंदा ये सुनने के बाद चैन खींचने लग जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उन लोगों ने चेयरमैन को समुद्र के अंदर फेंक रखा होता है और चैन से वह बाहर खींच लेते हैं। और समुद्र में रहने की वजह से उस चेयरमैन की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और किम ह्योक उससे पूछने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं होता, तुमने कोरियन सरकार से लगभग $200 मिलियन पैसा लूटा है और इसके अलावा तुम्हारा एक आइलैंड भी है जो कि 150 मिलियन का है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है। और ये सुनने के बाद चेयरमैन की तो काफ़ी ज़्यादा हवा निकल जाती है और वह कहता है कि किम ह्योक, सच कह रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो भी ये दब देख रहे हो ये मेरा नहीं है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मेरी बातों का यकीन करो। और ये सुनने के बाद किम ह्योक कहता है कि क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? और ज़रा यहाँ पर तो देखो, तुम्हारा स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है और अगर इनकी कीमत लगाई जाए तो ये $120 मिलियन है। सच में क्या तुमसे हमसे इतना सारा पैसा छुपा सकते हो? तुम्हें हमारा पैसा देना ही होगा। अगर तूने हमारा पैसा नहीं लौटा है तो इस लैपटॉप के अंदर जितना भी पैसा मौजूद है मैं वह पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें $470 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा है, क्योंकि तूने बहुत सारा पैसा लूटा है। और इस यॉट के अंदर इंटरनेट भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और यह सुनने के बाद चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुक जाओ, इसमें मेरी सारी मेहनत का पैसा है, तुम इस पैसे को नहीं ले सकते और ना ही इसे हाथ लगा सकते हो। और यह सुनने के बाद किम ह्योक कहता है कि क्या तू मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है? जानता नहीं कि मेरे एक इशारे पर तुझे समुद्र के अंदर फेंक दिया जाएगा और तू रातों रात शार्क का खाना बन जाएगा। और यह सुनने के बाद चेयरमैन डरते हुए कहने लग जाता है कि लेकिन वह सारा का सारा पैसा है, मैं तुम्हें वह सारा पैसा नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वह सारा पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम पैसा है, चाहे तो मैं तुम्हें उसका ब्याज दे सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें सारा ब्याज चुका दूंगा, तुम्हारा जितना भी ब्याज बनता है तुम्हारे ब्याज के मुताबिक, ये 150 मिलियन वॉन है ना, मैं सारा ब्याज चुका दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत सारा ब्याज दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा तो मैंने पैसे भी उधार नहीं लिए थे। वैसे भी जो मेरी कंपनी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने भी बहुत सारा लोन लिया है, चाहे तुम उनसे पैसे ले सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी भी बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं तुम्हें पैसा बाद में चुका दूंगा। और यह सुनने के बाद किम ह्योक थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है कि सेंगी, जरा चेयरमैन को दोबारा समुद्र में फेंक दो, लगता है कि इसे हमारी बात समझ में नहीं आई है। और यह सुनने के बाद सेंगी चेयरमैन को समुद्र में फेंक रहा होता है, जिसे देखने के बाद चेयरमैन डर जाता है और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि रुको रुको, मेरी बात सुनो, अगर मैं मर गया तो ये सारा का सारा पैसा तुम्हें भी नहीं मिलने वाला। मैं जानता हूँ कि यह पैसा मेरी जान से ज़्यादा प्यारा है, लेकिन अगर मैं मर गया तो यह पैसा तुम्हें भी नहीं मिलेगा। और यह सुनने के बाद किम ह्योक कहता है कि तो ऐसी बात है क्या तूने मुझे कोरियन सरकार की तरह पागल समझ के रखा है जिसे तू जब चाहे बेवकूफ़ बना सकता है? मैं उन जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुमसे पैसा कैसे वसूल करना है। अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं कोरियन सरकार को दे दूंगा, जिससे वे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी। हे सेंगी, इसे फेंक दो। और ये सुनने के बाद वह चेयरमैन चिल्लाता है कि नहीं रुको, लेकिन सेंगी उसे समुद्र के अंदर फेंक देता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस चेयरमैन को बाहर निकाल दिया जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। और जिसे देखने के बाद किम ह्योक कहता है कि ओ चेयरमैन, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, तुमने बिना बताए हमें सारा का सारा पैसा दे दिया, तुम तो कमाल के कस्टमर हो। अगर आपको हमारी कंपनी की वजह से प्रॉब्लम हुई हो तो हमें माफ़ कर देना, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं तो हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे। और ये सुनने के बाद वह चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान
मांग करने की, तुम बिल्कुल कुत्ते की तरह हो जो अपने कस्टमर के पीछे पड़ जाता है। और यह सुनने के बावजूद भी किम मिहोक उसे कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि आप हमारी कंपनी के पुराने कस्टमर हैं, अगर आपको दोबारा से लोन चाहिए तो आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं, आपका हमेशा स्वागत है। और यह कहते ही वे अपने यॉट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और यह देखने के बाद चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और चिल्लाते हुए उन्हें गाली दे रहा होता है कि तुम सालों को मैं एक दिन मार डालूंगा, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक और जहाज आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और उसे कहता है कि हे तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि ये एक जहाज नहीं होता बल्कि पानी के बहुत सारे जहाज होते हैं और ये सारी की सारी पुलिस होती है, जो चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम ही नाइसो हो जो कोरिया से भागा है। हम फिलीपींस की पुलिस हैं और कोरियन सरकार के तुम्हें जल्दी हवाले कर देंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा इनाम रखा गया है, तुम्हें जल्दी कोरिया के अंदर ले जाया जाएगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय तरीके से कोरियन पुलिस से यहाँ से कांटेक्ट कर लिया है, तुम्हें जल्दी ही कोरिया के अंदर वापस ले जाया जाएगा। और ये सुनने के बाद चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। फिर इसके बाद हमें अलग जगह के सीन को दिखाया जाता है और हम एक इंसान की फ़ोटो को देखते हैं जिसके सामने कुछ लोग बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक आदमी कहता है कि यह लो किम मिहोक, आज तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, ये लो एक गिलास और पी लो। और हमें इस इंसान के बारे में बताया जाता है कि यह तहसान कंपनी का मालिक है और इसका नाम है चियोन सुमन। और उसकी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं सर, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपने कस्टमर से सारा पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। और यह सुनने के बाद वह चेयरमैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मिहोक, तुम शायद नहीं जानते कि वह चेयरमैन यहाँ से भाग गया था और कोरियन सरकार भी उसे पकड़ नहीं सकती, लेकिन तुमने उसे 20 समुंदर में पकड़ लिया। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो, तुमने हमारी कंपनी को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। और यह सुनने के बाद वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने आज बहुत ही ज़्यादा कमाल कर लिया, अगर यह इंसान यहाँ से भाग जाता तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाता, शायद हमारी कंपनी एक बहुत बड़े घाटे में जाती, तुमने तो कमाल कर दिया। और हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि यह चियोन सुमन का छोटा भाई चियोन सुमान है, जो कि इस कंपनी का राइट हैंड है। फिर इसके बाद हमें एक और बंदे को देखते हैं और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि यह चेयरमैन का बड़ा बेटा है और इसका नाम जीवोन है। और वह चेयरमैन कहता है कि तुम इकलौते एक ऐसे इंसान हो जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तुमने आज कमाल कर दिया है। और यह सुनने के बाद किम मिहोक कहता है कि नहीं चेयरमैन, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह तो मेरा काम था। और यह सुनने के बाद चेयरमैन कहता है कि तुम्हें मुझे चेयरमैन कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अंकल कह सकते हो, और वैसे भी हम एक फैमिली की तरह हैं। और यह सुनने के बाद उसका छोटा भाई स्वान कहता है कि हाँ हाँ, बड़े भाई ने बिल्कुल सही कहा है, तुम तो हमारी प्यारी बहन चियोन मिसियोन के इकलौते बेटे हो। और यह सुनने के बाद वह चेयरमैन कहता है कि याद रखो किम मिहोक, तुम हमारी फैमिली की तरह हो, जिसके अंदर मेरे फादर का खून है वह हमारी फैमिली है, इसका मतलब है कि हम सब एक फैमिली की तरह हैं। और वह पीछे मुड़कर उस तस्वीर को देख रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में बताने लग जाता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं जिन्होंने लोन शार्क इंडस्ट्री को खड़ा किया था, चियोन तहसान। ये अपने टाइम पे इतने ज़्यादा अमीर इंसान थे कि साउथ कोरिया के सारे अमीर इंसान इनके सामने सर झुकाते थे। इन्होंने अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, एक तरह से कहा जाए तो ये साउथ कोरिया के किंग थे। और इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया था कि ये साउथ कोरिया की सरकार को कंट्रोल किया करते थे। सच में इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था और इसके बावजूद भी इन्होंने ऐसी कंपनियों में अपने शेयर्स डाले थे जो लाखों में कमा रही थी। इन्होंने ट्रिलियंस में पैसा कमाया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भी हिस्सा मुझे नहीं दिया है, जबकि मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। और वैसे भी उन्होंने सारा का सारा पैसा अपने दोनों बेटों को दिया है, जो कि आज इस कंपनी के मालिक हैं। और हम देखते हैं कि जियोंग किम मिहोक की तरफ देख रहा होता है और वह चेयरमैन कहता है कि लेकिन जियोंग, मैंने तुम्हें कई दिनों में कंपनी में नहीं देखा है, आजकल तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम किम मिहोक की तरह मेहनत नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें सीईओ युन को ढूंढने के लिए कहा था, उसके पास हमारा बहुत सारा पैसा है, क्या तुमने वह काम किया? और यह सुनने के बाद जिवोंग कहता है कि डैड, अभी मुझे थोड़े टाइम और चाहिए, मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और यह सुनने के बाद चेयरमैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बेवकूफ़ इडियट, तुम्हें कितना ज़्यादा वक्त चाहिए? मैं तुम्हें बहुत सारा वक्त दे चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उससे अपना पैसा कलेक्ट नहीं किया है, तुम्हारा मैं क्या करूँ? क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम्हें अभी भी वक्त चाहिए? पिछली बार तुमने बहाना लगाया था कि तुम नशे में थे, इसलिए उसे पकड़ नहीं
नहीं पाए, लेकिन अब तुम मुझसे बहाना लगाना चाहते हो कि तुम्हें वक्त चाहिए। और यह सुनने के बाद किम मियोक अपने मन में कह रहा होता है कि ये चेयरमैन का सबसे बड़ा बेटा है, जिसके पास चेयरमैन की बहुत सारी पावर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यह हमेशा घमंड में रहता है और एक तरह से बहुत बड़ा नशेड़ी है जो कि ड्रग के नशे करता रहता है। और वह चेयरमैन कह रहा होता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। आज मुझे किम मियोक के सामने बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है कि मेरा इतना नालायक बेटा है। किम मियोक, आज तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर आराम करो। और यह सुनने के बाद किम मियोक कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अच्छा, तो मैं यहाँ से अब चलता हूँ। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से आ जाता है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि वह सारे के सारे लोग हंस रहे होते हैं। और किम मियोक अपने मन में कहने लग जाता है कि 30 साल बीत चुके हैं और मैंने इस फैमिली के लिए ना जाने कितना ज़्यादा काम किया है। इन लोगों ने जो भी मुझे करने के लिए कहा है, चाहे फिर छोटा हो या फिर बड़ा काम, मैंने वह सारा का सारा काम किया है। एक कुत्ते की तरह मैंने इनके सारे आदेश माने हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इस चियोन फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाया हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपनी कार के अंदर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहता है कि जब मैं छोटा था तो तभी मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मैं बिल्कुल अनाथ हो गया था, लेकिन सिर्फ एक इंसान था जो मुझसे प्यार करता था, और वह थी मेरी दादी। वह हमेशा मुझे प्यार करती रहती थी। जब मैं छोटा था तो वह मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन कुछ सालों के बाद वह भी हार्ट अटैक की वजह से मारी गई थी। और हम देखते हैं कि किम म्यूक एक शॉप के अंदर आ चुका होता है और कुछ सामान खरीद कर वहाँ से जा रहा होता है। और जैसे ही वह बाहर आता है, उसके पास अचानक से एक कॉल आता है, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि हाँ सेंगी, क्या खबर है, तुमने मुझे अचानक से कॉल क्यों किया। और ये सुनने के बाद फ़ोन के दूसरे तरफ से बंदा कहता है कि हमने यून को ढूंढ लिया है, सीओ यून, जिसके पास हमारी कंपनी का बहुत सारा पैसा है। हमें वह सारा का सारा पैसा कलेक्ट करना है और चेयरमैन ने हमने इसका डायरेक्ट ऑर्डर दिया है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचना होगा। और ये सुनने के बाद किम म्यूक कहता है कि यह सारा काम तो जुवोन का था, उसे ही सीओ से पैसा कलेक्ट करना था, इसके बावजूद भी तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि यह चेयरमैन का ऑर्डर है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचना होगा। और यह सुनने के बाद किम म्यूक कहता है कि क्या चेयरमैन ने, अगर ऐसा है तो मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम म्यूक अपनी कार लेकर उस जगह पर पहुंच चुका होता है और कहने लग जाता है कि हे सेंगी, मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ पर हो। लेकिन हम जैसे सामने की तरफ देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं और उनको देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये कुत्ते यहाँ पर कैसे पहुँच गए। और हम देखते हैं कि वे सारे के सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सेंगी कहाँ है, तुमने उन लोगों के साथ क्या किया है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जो कहता है कि चीफ, हमें माफ़ कर देना कि हमें इतनी लेट रात को तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किम म्यूक कहता है कि ओए सेंगी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तेरे दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक कार आती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे उस कार के हमले से बच जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी तेज़ी से अपना सर को घुमाता है और उस हमले से भी बच जाता है और एक जोरदार धक्का देकर उस बंदे को अपने से दूर कर देता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक और बंदा आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मुक्का मार रहा होता है, लेकिन किम म्यूक झुकता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। और ये देखने के बाद 3-4 बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आ रहे होते हैं और उन लोगों ने हमारे मेन कैरेक्टर किम म्यूक को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वह लगातार हमारे मेन कैरेक्टर किम म्यूक के ऊपर हमला करने लग जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने हमारे मेन कैरेक्टर को मार मार कर घुटनों पर ला दिया होता है और वह सेंगी कहने लग जाता है कि हे चीफ, तुम कैसे हो। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सेंगी, तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और ये सुनने के बाद सेंगी कुछ भी नहीं कहता, लेकिन अचानक से पीछे से कोई हमला करता है और किम म्यूक को वहीं पर ही बेहोश कर देता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किम म्यूक की आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है और जैसे ही वे अपनी हालत को देखता है, हम देखते हैं कि उन लोगों ने किम म्यूक को पूरी तरीके से बांध दिया होता है। और किम म्यूक कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लोग मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। और जैसे ही किम म्यूक के सामने की तरफ देखता है, वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उन लोगों ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक कार के अंदर कैद करके रखा होता है और वे लोग हमारे मेन कैरेक्टर को
समुद्र में फेंकने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर सेंगी आता है जो कहता है कि चीफ अब तुम कैसे हो। और ये सुनने के बाद किम म्यूक कहता है कि है सेंगी तू ये क्या कर रहा है बास्टर्ड, क्या तुझे अंदाजा भी है तू क्या कर रहा है, अभी मुझे छोड़ दे। और ये सुनने के बाद सेंगी कहता है कि मैं बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। उन लोगों ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी रिटायर होने की उम्र हो चुकी है और अब तुम्हें पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाए। और ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और कहता है कि यह ऑर्डर तुम्हें किसने दिए हैं, क्या ये चेयरमैन का काम है या फिर सुहान, तुम मुझे बताओ कि यह ऑर्डर तुम्हें किसने दिए हैं, क्या ये जीवन का काम है। और ये सुनने के बाद सेंगी कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यह ऑर्डर किसने दिए हैं, वैसे तो मैं भी नहीं जानता कि ये ऑर्डर मुझे किसने दिए हैं, मेरे पास सिर्फ ऑर्डर आया है और वैसे भी हम तो सिर्फ उनके कुत्ते हैं, हमें उनके ऑर्डर मानने का आदेश है और हम उनके ऑर्डर को पूरा कर देते हैं। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किमियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सेंगी कहता है कि गुड बाय चीफ। और यह कहते ही वह बंदे नाव के डाले को खोलने लग जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की कार को धक्का देकर उस समुंदर के अंदर गिरा रहे होते हैं। और जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि रुको, मेरी बात तो सुनो सेंगी, मेरी बात सुनो। और हम देखते हैं कि वह लोग हमारे मेन कैरेक्टर को समुंदर के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की कार में आधा पानी भर चुका होता है और किम म्यूक काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो। और अपने मन में कह रहा होता है कि क्या मैं इसी तरह से मरने वाला हूँ, मैंने 30 साल तक उस फैमिली के लिए कुत्ते की तरह काम किया है, जो भी उन लोगों ने मुझे करने के लिए कहा था मैंने वह सारा का सारा काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग मुझे ऐसे ही मार देना चाहते हैं। आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। और हम देखते हैं कि उन्होंने जो भी सामान खरीदा होता है उन्हें देखने के बाद वह अपने मन में कह रहा होता है कि दादी, मैंने आपसे जो वादा किया था मैं उसे निभा नहीं पाऊंगा, अब तो आप मर चुकी हैं और मैं भी आपके पास जल्दी आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उस समुंदर के अंदर मर जाता है। फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम म्यूक की आंखें अचानक से खुल जाती है और वह समुंदर के अंदर पड़ा हुआ होता है और आसपास के नज़ारे को देखने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं जिंदा हूँ। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से किम म्यूक दोबारा से समुद्र में जाकर गिरता है और जैसे ही खड़े होने की कोशिश करता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर अचानक से वह जैसे ही सामने की तरफ देखता है वह तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने एक बहुत बड़ी चीज़ देख ली हो। और हम देखते हैं कि सामने की तरफ कुछ बंदे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं और उन लोगों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा होता है कि क्या मैं पास्ट के अंदर आ चुका हूँ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन हम एक बंदे को देखते हैं जो 2-3 बंदों को बड़े ही गुस्से के साथ निपटा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज़ को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये वही है, आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पर हम देखते हैं कि अचानक से एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे हमला कर देता है और कहने लग जाता है कि हरामी साले तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि किम म्यूक से एक जोरदार मुक्का दे मारता है जिससे वह बंदा पानी में जाकर गिरता है और अपने मुक्के की पावर को देखने के बाद किम म्यूक तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का फील हो रहा है जैसे मैं जवानी में था। और हम अचानक से देखते हैं कि 2 बंदे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये रहा हरामी, इसे छोड़ना मत। और उन दोनों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, लेकिन अचानक से वह एक जोरदार लात उस बंदे के पेट में दे मारता है और दूसरी लात घूमते हुए बड़ी तेजी के साथ दूसरे बंदे के मुंह पर दे मारता है, जिससे वह बंदा ज़मीन पर ही डाउन हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई होती, 2 बंदे और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं कि इस हरामी को छोड़ना मत, ये बचना नहीं चाहिए। लेकिन हम अभी भी देखते हैं कि किम म्यूक के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत मौजूद होती है। वह एक जोरदार मुक्का उस बंदे के मुंह पर दे मारता है और एक कोने मारता हुआ तीसरे बंदे को डाउन कर देता है। पर हम देखते हैं कि चौथा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर हमला करता है, लेकिन किम म्यूक उसके हमले से बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और एक जोरदार मुक्का उसके पसलियों में दे मारता है, जिससे वह बंदा वहीं पर ही डाउन हो जाता है। पर हम देखते हैं कि यह लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई होती, वह बंदे घायल जरूर होते हैं लेकिन बार बार खड़े होकर आ रहे होते हैं। और यह देखने के बाद किम म्यूक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और डरावनी
अपनी नज़रों से उन बंदों को देखने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह बंदे भी चौंक जाते हैं। और किम मियोक कहने लग जाता है कि बास्टर कमीने, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा ये आखिरी दिन है। और उसकी आवाज़ को सुनने के बाद तो उन बंदों की पूरी तरीके से फट जाती है और वह बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लग जाता है। और उन बंदों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा आराम करता है और ज़मीन पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा बंदा आता है जो कहता है कि हे कमीनो, तुम कहाँ पर भाग रहे हो? क्या तुम हमसे बचने की कोशिश कर रहे हो? अगर समय मिले तो दोबारा से लड़ने के लिए आ जाना, हम तुम्हें कभी भी हरा सकते हैं। अगर तुम लोग हमारे इलाके के आसपास दिखे तो मैं तुझे मार डालूंगा और हम सब तुम्हें दोबारा से पीटने के लिए आएंगे। और वह किम मियोक से कहता है कि मियोक, क्या तू ठीक है? मैं तो यहाँ सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए आया था, पर यहाँ पर तो लड़के ही लड़के हैं। हे, क्या तू सिगरेट पीने के चलेगा मेरे साथ? तुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सुनने के बाद किम मियोक अपने मन में कहता है कि यह कमीना सच में है एक हाई स्कूलर है और जो अभी से सिगरेट पी रहा है। और वह उसके नाम को देखता है और कहता है कि ली मियोंग, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, यही तो था जो मेरा स्कूल में सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त था। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा लड़का भी आ जाता है जो कहता है कि हमें यह तो मानना होगा कि किम मियोक लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तो इसने सारे बंदों को बड़ी आसानी के साथ अकेले ही निपटा दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे के बारे में बताता है कि यह भी मेरा एक करीबी दोस्त है जो मेरे स्कूल में सबसे ज़्यादा करीब था। और इसके फादर एक पुलिसमैन है, अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ी तो इसके फादर सब कुछ संभाल लेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लेकिन गाइस, हम लोग कहाँ पर हैं? और यह सुनने के बाद उसके दोस्त हैरान हो जाता है और कहता है कि यही तू क्या बकवास कर रहा है, ये गवांगली है। और ये सुनने के बाद किम मियोक कहता है कि क्या गवांगली? और उसका दोस्त कहता है कि है किम मियोक, क्या तुझे कुछ हो तो नहीं गया है? लड़ाई के बीच में कहीं तुझे चोट तो नहीं लग गई है? शायद तू पागल हो गया है, इसलिए तो ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। वैसे तो तेरा सर पत्थर का है, मुझे पूरा यकीन है कि उसे ज़रूर से कुछ भी नहीं हुआ होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर किम मियोक कहता है कि आज तारीख कौन सी है? और ये सुनने के बाद उसका दोस्त और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि अचानक से तू ये पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि आज साल 1990 है और आज 21 सितंबर है? और ये सुनने के बाद किम मियोक कहता है कि क्या 21 सितंबर 1990 है? और उसका दोस्त कहता है कि है किम मियोक, मुझे लगता है कि तेरे सर में चोट आ गई है, तुझे किसी ने पागल कर दिया है। मुझे बता कि तेरे सर में कहाँ पर चोट आई है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। और ये सुनने के बाद किम मियोक पीछे मुड़कर देखता है और आज साल 1990 होता है और वह पुरानी गाड़ियों को देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे पूरे यकीन है कि मुझे समुंदर में मार दिया गया था, लेकिन अचानक से मैं 30 साल पीछे कैसे आ सकता हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और उसका दोस्त वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, आज सच में बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, क्यों ना तुम मेरे साथ खाने चलो, आज मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है। और 1990 के नाम को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आज तो वही तारीख है जिस दिन वह होने वाला है। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। और यह देखने के बाद उसके दोस्त कहते हैं कि हे मियोक को, तू कहाँ पर भाग रहा है? अभी हम खाने पर चलने वाले हैं ना। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ भाग रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आज तो वही दिन है जिस दिन मेरी ग्रैंड माँ अभी तक जिंदा मौजूद है, मुझे उसके पास जल्द से जल्द पहुँचना होगा, क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन मेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई थी और उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके पास शायद जल्दी पहुंच जाता तो उसकी दादी की जान बच सकती थी, लेकिन मैं वहां पर लेट पहुंचा था। लेकिन आज मैं अपनी दादी को नहीं मरने दूंगा। फिर इसके बाद हमें किम मियोक के घर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम मियोक अपने दादी को चारों तरफ कमरे में ढूंढ रहा होता है और बाहर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और अपने बेटे को देखने के बाद वह थोड़ी सी चौंक जाती है और कहने लग जाती है कि किम मियोक, आज तुम जल्दी कैसे आ गए? क्या तुम्हें अपनी दादी की याद आ रही थी? और किम मियोक अपनी दादी को जिंदा देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। और हम देखते हैं कि वह पिछले वक्त की बातों को याद कर रहा होता है जब उसकी दादी उसके बचपन में काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती थी, हमेशा उसकी खुशी में शामिल होती थी। और उसकी दादी कहने लग जाती है कि तुम्हारी सांसें क्यों फूली हुई हैं बेटा? क्या तुम्हें भूख लगी है इसलिए तुम घर पर आए हो? मैंने सही कहा ना
और ये सुनने के बाद किम मियोक कहता है कि हाँ दादी, और उसकी दादी कहती है कि लेकिन किम मियोक तुम रो क्यों रही हो, अचानक से ऐसा क्या हो गया है। और ये सुनने के बाद किम मियोक कहता है कि नहीं दादी, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा था, सच में दादी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा था। और ये सुनने के बाद उसकी दादी कहती है कि तुम अचानक से बच्चों की तरह रोने क्यों लगे हो और मुझे ऐसे प्यार क्यों कर रहे हो। ऐसा तुम जब करते हो जब तुम्हारे साथ कुछ होता है, ऐसे तुम बचपन में किया करते थे। और ये सुनने के बाद किम मियोक कहता है कि दादी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और आपने मुझसे प्यार भी किया था। दादी मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा याद किया। लेकिन अचानक से किम मियोक कहता है कि दादी ये बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचना होगा, आपका चेकअप कराना होगा। और ये सुनने के बाद उसकी दादी थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि क्या कहा, हॉस्पिटल। और ये सुनने के बाद किम मियोक कहता है कि हाँ दादी, ये बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इस मोमेंट पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाना होगा। और ये सुनने के बाद उसकी दादी कहती है कि लेकिन हॉस्पिटल क्यों जाना होगा, मैं तो बीमार नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद किम मियोक जिद करने लग जाता है कि जल्दी करो दादी, आप किसी भी वक्त मर सकती हैं। और ये सुनने के बाद उसकी दादी कहती है कि लेकिन मैं क्यों मरने वाली हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं मरने वाली हूँ, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं हो जाते, मैं नहीं मरने वाली, तो इसलिए चिंता मत करो, चलो रूम के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। और ये सुनने के बाद किम मियोक अपनी दादी की और भी ज़्यादा टेंशन लेने लग जाता है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उसकी दादी उसके लिए खाना बना देती है और कहने लग जाती है कि ये खाने में कुछ ज़्यादा नहीं है और ये इतना टेस्टी भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि किम मियोक उस खाने को बड़ी तेज़ी के साथ खाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि दादी, ये खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सच में दादी ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आपके हाथों का खाना लाजवाब होता है। और यह सुनने के बाद उसकी दादी कहती है कि ज़रा आराम से खाओ, तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे तुमने सालों से मेरे हाथ का खाना नहीं खाया है, रुको ज़रा मैं तुम्हारे लिए मकई का जूस ले आती हूँ। और अपनी दादी के खाने को खाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किम मियोक को रोने लग जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि सच में मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरी असली खुशी दादी के नॉर्मल खाने में ही थी और मैं 30 साल तक चोन फैमिली के लिए कुत्ते की तरह काम करता रहा ताकि मुझे खुशी मिल जाए, लेकिन मेरी असली खुशी तो मेरी दादी के पास है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि रसोई से किसी की आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ भागता है और हम देखते हैं कि उसकी दादी ज़मीन पर पड़ी हुई होती है। और अपनी दादी की ये हालत को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि जैसे उसकी दादी मर गई है। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम मियोक अपनी दादी को लेकर हॉस्पिटल में आ चुका होता है, जहां पर वह अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है। और डॉक्टर बताने लग जाता है कि अगर तुम्हारी दादी को लाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तुम्हारी दादी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन अभी भी हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी की सर्जरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्जरी नहीं की गई तो तुम्हारी दादी बार बार बेहोश होगी या फिर ऐसा हो सकता है कि वह मारी भी जाए। और यह सुनने के बाद किम मियोक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने हाथों में पैसों को देख रहा होता है, जहां पर उसके पास कुछ सिक्के होते हैं और अपने मन में कहने लग जाता है कि अभी मैं कुछ समय पहले अरबों खरबों कमाने की बात कर रहा था, लेकिन अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी है। और हम देखते हैं कि वह अपनी दादी को एडमिट कराने के लिए फ़ीस दे रहा होता है, जहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और कुछ पैसे देने लग जाता है कि यह लो मेरे पैसे ले लो। और कहने लग जाता है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी दादी बीमार है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में आ गया। और यह सुनने के बाद किम मियोक कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बाद में तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। और यह सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें हमें पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हारी दादी हमारी दादी नहीं है, वैसे भी तुम्हारी दादी ने हमें अपने घर पर बुलाकर बहुत सारा खाना खिलाया है, उसके बहुत सारे पैसे हैं, हम वह पैसे ही चुका रहे हैं। और उसका दोस्त हिंसू कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम हॉस्पिटल में रहकर अपनी दादी का ख्याल रखो, हम बार बार यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। और म्यून कहता है कि अब दादी कैसी है, डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा है, क्या वह ठीक भी है, उसकी दवाइयों में कितना पैसा लगने वाला है। और यह सुनने के बाद क्यूमिक बताने लग जाता है कि मैंने इसके बारे में डॉक्टर से पूछा था और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी दादी की सर्जरी करनी होगी, अगर सर्जरी जल्दी नहीं की गई तो वह बार बार बेहोश होगी या फिर ऐसा हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। मैंने जब उनसे पैसों के बारे में पूछा तो उसने बताया था कि मेरी दादी को सही करने में लगभग 10 मिलियन का खर्चा आने वाला है।
और यह सुनने के बाद उसके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और किम मियोक अपने मन में कह रहा होता है कि एक दिन पहले मेरे लिए 10 मिलियन कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वह बाहर आ जाता है और कॉल कर रहा होता है, जहाँ पर वह एक सिक्का डालता है और किसी को कॉल मिलाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे दादी की सर्जरी करानी है, मैं अपनी दादी को मरने नहीं दूंगा और मेरे पास सिर्फ यही रास्ता है। और कॉल से आवाज़ आती है कि हेलो, मैं चांग सन बोल रहा हूँ, तुम्हें मुझसे क्या काम है। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हेलो, मैं किम मियोक बोल रहा हूँ और मुझे चेयरमैन के लिए एक मैसेज छोड़ना है, प्लीज़ उनसे कह देना कि उनकी लाडली बेटी चियोन मिस होक का इकलौता बेटा किम मियोक ने कॉल किया था और वह अपने नाना जी से जल्द मिलना चाहता है। फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम मियोक बाहर के नज़ारे को देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ पर अभी भी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा छोटी छोटी है और अभी 1990 चल रहा है। यह जगह मुझे भूसान की याद दिलाती है, जहाँ पर अभी भी बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बिल्डिंग्स मौजूद है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह साल 1990 है। लगभग 3 साल बाद मुझे मार दिया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह काम किसने किया। मेरा अंकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा लालची और धोखेबाज इंसान है, सिर्फ वही इंसान है जो मुझे मारने की साजिश कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने यह सब क्यों किया। जहाँ तक मुझे यकीन है, मैं उनके लिए अभी भी काम का बंदा था और वह मुझे इतनी आसानी से तो नहीं मारने वाले थे। फिर यह किसने किया होगा? क्या यह सुहान का काम है या फिर जीवोन का? कौन हो सकता है जिसने मुझे मारा था और आखिरकार मुझे क्यों मारा गया था? मुझे यह जानना होगा। लेकिन खैर, इस सब से क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बस चोन फैमिली को किसी भी तरह तबाह करना है। मैं उसे पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा और वहाँ का इकलौता किंग बनूंगा। ये मेरे पास एक खास मौका है, शायद इसलिए मुझे पास्ट के अंदर भेजा गया है। पर हम अचानक से देखते हैं कि किम मियोक को कोई आवाज़ देता है और कहता है कि हे बच्चे, इस ज़रा इधर देख। जिसे सुनने के बाद किम मियोक पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लग जाता है कि है बच्चे, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद किम कहता है कि क्या है, और वह बंदा कहता है कि है बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। और यह सुनने के बाद किम कहता है कि तुझे मेरे नाम से क्या मतलब है, और अपने मन में कहता है कि यह देखने में एक गुंडा है, मुझे इससे कोई भी बात नहीं करनी। और वह बंदा कहने लग जाता है कि तू तो बहुत ही ज़्यादा कमीना है, क्या तेरे अंदर बात करने की तमीज़ नहीं है? तू तो मुझसे ऐसे बात कर रहा है कि जैसे मैं एक बहुत बड़ा गुंडा हूँ। शायद आजकल के बच्चों को बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और ये सुनने के बाद किम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों का नाम पूछने से पहले अपना नाम बता देना चाहिए। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि खैर जो भी हो, मेरा नाम है पाक डोंगसू। पाक डोंगसू नाम तो तूने सुना ही होगा। और ये सुनने के बाद किम यू कहता है कि पाक डोंगसू, हाँ मैंने ये नाम सुना है। बुसान के अंदर जो भी लड़ाई हुई थी उसके पीछे इसी बंदे का हाथ था। लोगों ने कहा था कि ये उनका रखवाला है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है। लगभग 5 साल के बाद ये अपनी गैंग में शामिल हुआ और ये अपनी गैंग का सेकंड बॉस है। लेकिन कुछ सालों के बाद इसके बॉस को मार दिया गया और 5 साल के बाद इसे बॉस बना दिया गया। ये काफ़ी जल्दी बॉस बना, लेकिन जैसे ही सरकार बदली इसे एक वॉर क्राइम दे दिया गया और इसके पहले बॉस ने जितने भी ज़्यादा क्राइम किए थे उनका सारा इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस ने इसे मोटेल के अंदर ही मार डाला था और ये 29 साल की उम्र में मारा गया था। और वह बंदा कहता है कि हे, तू मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहा है, क्या तुझे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता? जिसे सुनने के बाद किम कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे शक्ल से तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्टोर का मालिक है। और यह सुनने के बाद डोंगसू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे, मैंने तुझे अपना नाम बता दिया ना, अब तू भी अपना नाम बता। और यह सुनने के बाद किम कहता है कि मेरा नाम किम म्यूक है, किम म्यूक। और यह सुनने के बाद डोंगसू कहता है कि क्या कहा? किम म्यूक, किम म्यूक, किम मोमो, क्या अजीब सा नाम है, तुम्हें तो कोई किलर नाम रखना चाहिए। और यह सुनने के बाद किम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह कमीना मुझे छेड़ रहा है। और वह बंदा कहता है कि क्या तुम ही वह रूम नंबर 405 वाले अच्छे लड़के हो? तुम्हारी हॉस्पिटल के अंदर अफवाह फैली हुई है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़के हो, तुम रोज़ाना दादी से मिलने के लिए आते हो, उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हो, सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़के हो। और ये सुनने के बाद किम कहता है कि वह मेरी इकलौती फैमिली है तो यह नेचुरल है। और जिसे सुनने के बाद डोंगसू कहता है कि क्या नेचुरल? हाँ, तूने सही कहा, यह बिल्कुल नेचुरल है। और हाँ, तेरी ड्रेस को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तू डोंगसू हाई स्कूल का लड़का है, मैंने सही कहा ना?
और यह सुनने के बाद किम कहता है कि हाँ, मैं उसी स्कूल से हूँ, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तू तो देखने में बिल्कुल एक चोर डाकू की तरह लगता है। जिसे सुनने के बाद डोंगसू कहता है कि क्या मैं चोर डाकू? ऐसा नहीं है, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ। जिसे सुनने के बाद किम कहता है कि क्या कहा शरीफ इंसान? लगता तो नहीं है, लगता है कि तेरे पेट में किसी ने चाकू मारा है। और यह सुनने के बाद डोंगसू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर किसी मर्द के पास एक चाकू तो रहता ही है, वे एक दो बार मार दे तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। वैसे तुम बच्चे हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन बच्चे, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा क्या, जो तू ऐसी बातें कर रहा है? और यह सुनने के बाद किम कहता है कि डर? मैं भला तुमसे क्यों डरूंगा, तुम में ऐसा है ही क्या? और यह सुनने के बाद डोंगसू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बच्चे, तू बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है, अगर तूने एक और वर्ड बोला ना तो तेरी जान ले लूँगा। और यह सुनने के बाद किम उसके पास आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि अगर तेरी बातें ख़त्म हो गई हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और यह सुनने के बाद डोंगसू कहता है कि हाँ, तू जा सकता है यहाँ से, लेकिन कांग मोमो, जाते जाते मेरे लिए अपनी दादी का ख्याल रखना। और यह सुनने के बाद किम गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि यह कमीना इंसान, और जैसे ही वह सीढ़ियों से जा रहा होता है अपने मन में कहता है कि ससांग गैंग का लीडर पार्क डोंगसो, ये एक बहुत बड़ा लीडर है। अभी इसकी गैंग चर्चा में बिल्कुल भी नहीं है और न ही इसके बारे में पुलिस जानती है, लेकिन इन लोगों की गैंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और मुझे पूरा यकीन है कि यह डोंगसो एक दो महीने में मारा जाएगा। अगर मैं इसकी किसी भी तरह जान बचा लेता हूँ तो यह एक दिन मेरे ज़रूर काम आएगा। और हम देखते हैं कि किम अपने दादी के कमरे में चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही एक इंसान मौजूद होता है, और उसे देखने के बाद किम थोड़ा सा चौंक जाता है। और उसकी दादी कहती है कि किम, मेरे को लगता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, उसे देखने के बाद किम हैरान हो जाता है और कहता है कि यह तो डायरेक्टर हा है। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर हा और किम म्यूक एक दूसरे को देख रहे होते हैं और किम उससे कहता है कि क्यों ना हम बाहर चलकर ये सारी बातें करें। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह दोनों बाहर आ चुके होते हैं और एक होटल के अंदर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर हा कहता है कि मेरा नाम डायरेक्टर हा है और मैं चेयरमैन च्योन तेसान के लिए काम करता हूँ। और उस कार्ड को देखने के बाद किम कहता है कि यह तो मेरे नाना जी का राइट हैंड है, मैं इसे जानता हूँ, यह डायरेक्टर हा है। मेरे नाना जी इस इंसान पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं कि उन्होंने अपनी मौत के बाद भी इस पर भरोसा किया था। और यही इंसान थे, जब मेरी दादी मर गई थी तो यह मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे नाना, मेरी माँ, मेरे फादर और मेरी दादी के फ्यूनर पर भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे। और डायरेक्टर हाँ कहता है कि तुम्हें हमारे साथ सियोल चलना होगा। जिसे सुनने के बाद किम कहता है कि नाना जी कहाँ पर मौजूद है, मुझे सिर्फ उनसे ही बातें करनी है, मैं उनके लिए ही यहाँ पर आया हूँ। और यह सुनने के बाद डायरेक्टर हाँ हैरान हो जाता है और वह किम को देख रहा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बड़ों की तरह बातें कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद डायरेक्टर हाँ अपने मन में कहता है कि मैं इसकी आंखों में देख सकता हूँ, ये देखने में बिल्कुल एक बच्चे की तरह लगता है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यह उम्र में मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। और वह बंदा कहने लग जाता है कि चेयरमैन अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, वह तुमसे नहीं मिल सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है। जिसे सुनने के बाद किम कहता है कि मुझे चेयरमैन से नहीं मिलना है, बल्कि मुझे तो अपनी माँ और उनकी प्यारी बेटी मिस योन के बारे में बात करना है। और अपने मन में कह रहा होता है कि यह कमीना मुझसे मिलने नहीं आने वाला है, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि मेरी माँ मर गई थी तब भी यह उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। यह एक बहुत बड़ा कमीना इंसान है। और वह कहता है कि जब मेरी माँ की मौत हो गई थी तो यह उनके फ्यूनरल पर भी नहीं आया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये मुझसे मिलना चाहता है तो ये सबसे पहले मेरी माँ की ग्रेव के पास जाए और तब जाकर मुझसे मिले। और उसकी यह बातें सुनने के बाद तो वह चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और किम अपने मन में कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। जब मैं अनाथ हो गया था तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, मेरे पास च्योन फैमिली की बातों को मानने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने उनकी सारी बातें मानी, एक कुत्ते की तरह उनसे वफादार रहा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे मार दिया गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, मेरा दोबारा से जन्म हुआ है ताकि मैं च्योन फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर सकूं। जब मेरी दादी मरी थी तो डायरेक्टर हा को भेजा गया था और उन्होंने कहा था कि चेयरमैन ने कहा है कि उनके फ्यूनरल के सारे पैसे वे खुद अपनी जेब से देंगे, उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वह चेयरमैन की बातों मानता है तो उनके सारा फ्यूचर का खर्चा वह खुद ही उठाएंगे। और मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे पास दादी नहीं थी और दादी के बिना मैं पढ़ाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और
इसके अलावा मुझे उन लोगों की बातें माननी पड़ी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, मैं पहले से ज़्यादा बदल चुका हूँ और मुझे अपना बदला लेना है। और वह कहता है कि अपने चेयरमैन को बता देना कि मैंने उनसे यह सब कहा है। अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वे खुद चलकर मेरे पास आ सकते हैं, तभी जाकर मैं उनसे बात कर पाऊँगा। वैसे डायरेक्टर रहा, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं विश करता हूँ कि आपका रास्ता सेफ रहे। और यह कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर किम वहाँ से जाने लग जाता है। और उसे देखने के बाद वह डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इस बच्चे की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिस तरह ये दिखता है वैसा है नहीं। मुझे लगता है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। और मुझे रिपोर्ट मिली थी कि ये एक हरामी लड़का है जो लोगों से लड़ता रहता है और लड़ाई झगड़ा करने के अलावा इसके पास कोई भी काम नहीं है। अब ऐसा लगता है कि जैसे वह रिपोर्ट गलत थी। यह चेयरमैन की बेटी चोन मिसियोन का इकलौता बेटा किम म्यूक है और ये नॉर्मल लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल में आ चुका होता है और अपनी दादी को सारी की सारी बातें बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या कहा, तुम सियोल जा रहे हो, इसका क्या मतलब है। और जिसे सुनने के बाद किम कहता है कि हाँ, मैंने सही कहा, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा है कि अगर उन लोगों को मुझसे मिलना है तो उन्हें सबसे पहले मेरी माँ के फ्यूनरल के ग्रेव पर जाना होगा। चेयरमैन की बेटी और मेरी माँ 17 साल पहले ही मर गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग आज तक हमसे मिलने के लिए नहीं आए थे। और यह सुनने के बाद उसकी दादी कहती है कि किम म्यूक, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माँ बाप कैसे थे। और यह सुनने के बाद किम कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, वह दोनों सियोल के अंदर बिजनेस किया करते थे और मुझे पता है कि जिस नंबर को आपने मुझसे छिपाया था मैंने उसी नंबर से उन लोगों से कांटेक्ट किया है और जैसा कि मैंने सोचा था उस नंबर से मेरी उन लोगों से बात हो गई। और यह सुनने के बाद उसकी दादी हैरान हो जाती है और कहती है कि लेकिन म्यूक, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, वैसे तुम्हें उन लोगों से अच्छे से पेश आना होगा। और ये सुनने के बाद किम कहता है कि पर क्यों, मुझे उन लोगों से अच्छे से पेश आना क्यों है। 17 साल तक वह लोग मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे और ना ही मेरे माँ बाप के ग्रेव पर आए थे, मैं भला उनसे अच्छे से क्यों पेश आऊँ। और यह सुनने के बाद उसकी दादी कहती है कि म्यूक, तुम्हें यह सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यह सुनने के बाद किम अपनी दादी को गले लगा लेता है और कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो दादी, आपको यह सब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना है। मैं आपका हमेशा इंतज़ार करता रहूँगा और आपने जो वादा किया था आपको वह वादा निभाना ही होगा। और वह अपने मन में कह रहा होता है कि दादी, आप एक अकेली इंसान है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे पास्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, लेकिन मैं अब आपके साथ बुरा नहीं होने दूंगा। मैं आपके वक्त को बदल दूंगा और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मानवा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।